जय हिंद दोस्तों, आज हमें बात करनी है डेमोक्रेसी की। भारत और अमेरिका दोनों ऐसे देश हैं जिसमें से भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका की सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी। अमेरिका का इलेक्शन काफी नजदीक है, तो ये सवाल और ज्यादा मजबूत होता है कि क्या फर्क है हमारी डेमोक्रेसी और अमेरिका की डेमोक्रेसी के बीच। आइए जानते हैं। आइए पहले हम अमेरिका का और इंडिया के बीच की जो डेमोक्रेसी उसको पहले कंपेयर करते हैं। बाद में आपको बताऊंगा कि भारत का आज क्या हाल है और अमेरिका इतना स्ट्रांग क्यों है। जरूर अंत तक देखिएगा ये वीडियो। भारत में जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंशियल है। क्या फर्क है इन दोनों में? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यानी कि हमारी भारत की डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रहता है और अमेरिका में ठीक इससे उल्टा, यहां पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता। आसान भाषा में हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव का मतलब है प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, यानी कि जो चुने हुए लोग हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लेजिस्लेचर, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा। बल्कि अमेरिका में ठीक उससे उल्टा होता है, वहां पर एग्जीक्यूटिव होते हैं राष्ट्रपति और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं लेते लेजिस्लेचर के लिए। प्रधानमंत्री के पावर्स की बात करने से पहले हमको ये सोचना चाहिए कि इलेक्शन कैसा होता है। तो इलेक्शन में हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि यहाँ पर पहले हमको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना होता है, जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वही लोग आगे जाके जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है वो पार्टी के लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा। मतलब कि हमारे यहाँ पर पब्लिक, हमारी यहाँ पर डेमोक्रेसी ऐसी है कि पब्लिक डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं इलेक्ट करती, बल्कि हमको इलेक्ट करना होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। वो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर, अगर स्टेट लेवल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीएम कौन है वो नक्की डिसाइड करते हैं। इसकी वजह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चाहे तो पीएम को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हाल के पीएम ठीक नहीं है या ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, तो वो लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं अपने प्रधानमंत्री को। जबकि अमेरिका में इससे उल्टा है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है वो सीधे पब्लिक के ओर से इलेक्ट होता है। इसकी वजह से प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि भारत में ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट ठीक से काम नहीं कर रहा हो या फिर अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अपोज में जाके अगर अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट डिसीजन लेता हो तो ही हम प्रेसिडेंट को पद से हटा सकते हैं। ऐसा अमेरिका के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। एक 1868 में एंड्रयू जॉनसन को और दूसरा 1998 में बिल क्लिंटन को। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। भारत में यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीएम रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेश्चन आंसर देने के लिए। आप संसद में कई बार बहस सुनते होंगे कि बहुत सारे जो ऑपोजिशन के हैं या फिर उसी पार्टी के जो एमपी है वो प्रधानमंत्री से अपनी उनकी पॉलिसीज या फिर फ्यूचर में वो क्या नई योजनाएं लाने वाले हैं इसके बारे में डिस्कशन या फिर सवाल कर सकते हैं। अमेरिका में डायरेक्ट प्रेसिडेंट को कोई सवाल नहीं कर सकता। हाँ, प्रेसिडेंट अपनी ओर से सारी एडवाइस लेता है एक्सपर्ट से, लेकिन प्रेसिडेंट का जो निर्णय होता है उसको कोई ऑपोज नहीं कर पाता। पार्लियामेंट्री यानी कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो वाइड रिप्रेजेंटेशन है, जबकि अमेरिका की जो कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है वो नैरो रिप्रेजेंटेशन है। क्या है इसका मतलब? और ऐसा ये कंपैरिजन तो हमने कर ली, लेकिन भारत में अगर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है तो फिर आज इतनी पिछड़ क्यों गई है और अमेरिका इतना स्ट्रांग क्यों है? ये दोनों हम आगे बात करने वाले हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम पीएम को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अमेरिका में उससे उल्टा है। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया था कि कोरोना के इस टाइम में अगर ऑनलाइन एजुकेशन है तो फिर जो नॉन अमेरिकन स्टूडेंट है उनको अपने देश में वापस जाना होगा, क्योंकि उनका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है पढ़ाई करने के लिए। मतलब कि अगर ये ऐसा डिसीजन अगर पार्लियामेंट में हमारी डिस्कस होता, मान लीजिए, तो ये श्योर कह सकते हैं हम कि ऐसा डिसीजन पास नहीं होता। क्यों ऐसा हो पाता? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आंसर और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए फ्रीडम है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसी वजह से कभी कभी हमको दिखता है कि अमेरिका जो प्रेसिडेंट है वो काफी डोमिनेंस जमा रहा है अपने कंट्री पर और अपने कंट्री के लोगों पर। हमारे यहाँ इलेक्शन एमपीज और एमएलएस का होता है
और वो उसमें से जो मेजोरिटी पार्टी है वो आगे जाके अपना प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन हमारे इंडियन वोटर्स की जो मेंटालिटी है वो अमेरिकन सिस्टम जैसी है। अमेरिका में डायरेक्ट प्रजा जो है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। हमारे यहाँ पर पार्टी कोई एक चेहरा बनाती है, मतलब कि बीजेपी के है तो मोदी, अगर कांग्रेस है तो राहुल गांधी, इस चेहरे के मुताबिक हम सब वोट करते हैं। लेकिन ये मेंटालिटी बहुत गलत है, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी बात सुनकर थकते होंगे कि हमारे जो एमपीज है, हमारे जो एमएलए है वो अनपढ़ है या फिर अनएम्प्लॉयबल है, उनको कुछ आता नहीं है, कोई गुंडा या कोई मरवाली इसको एमपीज या एमएलए बन जाते हैं। ऐसी सब बातें, ये बहुत ही सीरियस बात है, ऐसी सब बातें का कुल कारण इतना है कि भारत की जो प्रजा है वो कोई एक चेहरा देखकर वोट करती है, जबकि हमारी डेमोक्रेसी काफी उल्टी है। हमारी डेमोक्रेसी में यह है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने जिले का जो रिप्रेजेंटेटिव आप उसको सिलेक्ट करो, बाद में आप वो आगे जाके वो अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेगा। मतलब कि हमारे जो यहाँ पर सोच होनी चाहिए ठीक उससे उल्टा काम हो रहा है। इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पार्टी को कुछ काम नहीं करना पड़ता। भारत की जो डेमोक्रेसी है उसमें हमें एमपी और एमएलए को इलेक्ट करके जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है वो मेजोरिटी डिसाइड करती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडियन वोटर्स है उनकी मेंटालिटी ठीक अमेरिकन वोटर्स जैसी है। वो कोई एक चेहरा, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट का चेहरा देखकर लोग वोट करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देखकर लोग वोट करते हैं। आपको लगता है कि इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि इससे पार्टी का काम बहुत आसान हो जाता है। होता यह है कि लीगली इंडियन डेमोक्रेसी के मुताबिक उनको 543 यानी कि 543 ऐसे कैंडिडेट्स की जरूरत है जो काफी स्ट्रांग हो, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो और जो देश की कमांड ठीक से संभाल सके। लेकिन अब ये हो ये रहा है, पब्लिक तो देख नहीं रही कि वो अपना कैंडिडेट हमारे यहाँ कौन है, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देख के वो इलेक्शन में वोट डालती है। इसकी वजह से होता यह है कि पार्टी कोई भी ऐसे एक बंदे को खड़ा कर दी है जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, और जो ग्राउंड लेवल पर है, जो एमपीज है, जो 543 उनको अच्छे कैंडिडेट्स उनको खड़े रखने चाहिए, उसके बदले वो करते ये है कि कोई भी एरे गेरे को खड़ा कर देते हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हत्या है। अमेरिका के लोग सीधे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और सिर्फ प्रेसिडेंट ही वहां की जो पॉलिसी से जो भी डिसीजन लेता है वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि इंडिया में एमपीज और एमएलए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम सिर्फ एक ही चेहरा देखकर वोट करते हैं और उसी बात के साथ में हम एक अनएम्प्लॉयबल एमपीज और एमएलए को भी इलेक्ट कर देते हैं, और वो एमपी और एमएलए तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर ऐसी मूर्खता के कारण भारत आज इतना पिछड़ गया है। होता यह है कि लोग बात अगर कोई छोटी बात कर दी देश के अपोज में तो लोग ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। मतलब पाकिस्तान सबसे ज्यादा जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो इन्हीं नेता लोगों को है, क्योंकि यही लोगों ने जो हमारी जो मेन डेमोक्रेसी है, हमको जो रिप्रेजेंटेटिव एमपीज और एमएलए को सिलेक्ट करना होता है, वो उसको इस पिक्चर को ही उन्होंने चेंज कर दिया है। होता यह है कि हर पार्टी इलेक्शन के टाइम पे कोई अच्छा चेहरा लाके खड़ा कर देती है और सब उसी चेहरे को देखकर सब लोग वोट करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसी की वजह से कोई अनएम्प्लॉयबल एमपी या एमएलए इलेक्ट हो जाता है और इस देश को सबसे अच्छी हमारी जो विचारधारा है वो नहीं मिल पाती। दूसरी बात यह है कि भारत की जो पब्लिक है वो मसीहा किसे कहते हैं ये भी नहीं पहचान पाती, क्योंकि अगर हर पार्टी कोई एक बंदे को खड़ा कर दी, एक चेहरे को खड़ा कर देती है और उसके नाम पर वोट मांगती है, लेकिन आप दूसरी एंगल से ये भी तो सोचो कि आप अगर वो मसीहा है, अगर वो सच में ही पब्लिक का अच्छा इच्छता है, तो फिर वो कोई गुंडे मवाली या कोई एरे गेरे को टिकट क्यों दे देता है? अगर आपको मसीहा देखना सच में आता हो तो अभी तक गुंडे वमाली या फिर कोई अनएम्प्लॉयबल जो पर्सन है वो इतनी अच्छी जगह, इतनी सम्मानीय जगह पर क्यों पहुंच जाता है? अगर आप अपने मसीहा को ठीक से पहचानो तभी आप अच्छी तरह से इलेक्शन कर पाते हो। आप एक बार आंख बंद कर सोचिए, आपके यहां पर जो कोई एमपी या एमएलए है उसको अगर आपको वोट करना हो तो आप क्या करते?
इंडियन डेमोक्रेसी का जो दूसरा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर जो भी कोई मिनिस्टर होते हैं वो सब पॉलिटिक्स से होकर आते हैं। मतलब कि इंडिया में अगर आपको कुछ करना हो, कुछ अच्छी जगह पर अगर देश संभालना हो तो आपको पॉलिटिक्स आनी चाहिए। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी होते हैं इंडिया में, कुछ नहीं बहुत ही सारे एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं अगर जिनको देश संभाला जाए तो बहुत अच्छी तरह से चल सकता है, लेकिन होता यह है कि उनको ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स नहीं आती। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी ऐसा प्रोविजन ही नहीं रखती कि पॉलिटिक्स में ऐसे डायरेक्ट ही वो देश को संभाल, जबकि अमेरिका में ठीक उससे उल्टा है। वहां पर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सबसे अच्छे से अच्छे बंदे को, मतलब कि एग्रीकल्चर का अगर उसको मिनिस्टर बनाया रहता है तो सबसे अच्छे जो एग्रीकल्चर जानता हो अमेरिका में उसको वो डायरेक्ट उसका कारोबार सौंप सकता है। इसी वजह से अमेरिका आज इतनी अच्छी तरह से चल पा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि वहां पर जो देश चलाते हैं वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। और यहां पर इंडिया में अगर आपको देश संभालना हो तो आपको पॉलिटिक्स आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और पॉलिटिक्स आती हो और अपने फील्ड में भी एक्सपर्ट हो, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होता है। अगर आप चाहते हो कि देश को बेस्ट रिजल्ट मिले तो संसद में, पार्लियामेंट में सबसे बेस्ट पर्सन पहुंचने भी तो चाहिए, लेकिन ये भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रखता क्योंकि अगर जिसको आप मसीहा बोलते हो, जिस चेहरे को देखकर आप वोट करते हो, अगर वो चाहे तो वो सारे एक्सपर्ट्स को जो भी उसको पसंद हो उसको सीधा पार्टी में आमंत्रण देकर और उसको इलेक्शन में आप इलेक्शन लड़वाकर वो डायरेक्ट ही मंत्री बना सकता है। लेकिन अब वो नियत तो हमारे यहाँ पर दिखने को नहीं मिलती और इसकी वजह से आज जो इकोनॉमी है या फिर हमारी सभ्यता है इस पर भी हमें काफी कुछ नुकसान हुआ है। मैं चाहे अमेरिका के सिस्टम की कुछ तारीफ कर लूं, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को ये अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डाइवर्सिटी के बेस पर है। 1947 में हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुनी क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और हर विविधताओं के मुताबिक अपने अपना कोई लीडर होता है और वो लीडर देश को संभालता है। लेकिन इससे ठीक उल्टा हुआ है। होता यह है कि नेता लोग ये जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको बढ़ावा देते हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, कौम के नाम पर, सरनेम के नाम पर, और इसी के बेसिस पर वो वोट मांगते हैं। इससे होता यह कि उनका वोट का कुछ अच्छी तरह से सेपरेशन हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है और इसी बलबूते पर वो कैंडिडेट भी खड़ा करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ डोमेन्स में ब्राह्मण की पॉपुलेशन ज्यादा है, कुछ में क्षत्रिय की ज्यादा है, तो उसके मुताबिक वो कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि अभी वो जो भी खड़ा होता है वो सभी पार्टी के नेता इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करने से इसका मेरा मतलब है कि अगर वो एक्सेप्ट करते तो वो डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर डालते। भारत विविधताओं का देश है, ये बात ठीक है, लेकिन इसी विविधताओं में एकता कहां से आएगी? वो एकता आएगी विकास से। अगर डेवलपमेंट ठीक से हो तो फिर जो ये विविधता है उसका जो दंश होता है वो कम हो जाता है, हमको ज्यादा उसकी परवाह नहीं रहती। लेकिन अब पार्टी पॉलिटिक्स के कारण से ये लोग सिर्फ विविधताओं पर ही जोर देते हैं, डेवलपमेंट को ये अनटच रखते हैं। इसकी वजह से भारत बहुत ही आज जो पीछे है उसका कारण यही है। तो अगली बार जब आप वोट करें तो आप बहुत ही अवेयर होकर जाएं कि पहली बात तो हम इलेक्शन कोई एक पर्सन का नहीं करते, बल्कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव का करते हैं। कोई एक चेहरे के मुताबिक आप वोट मत कीजिए, अपने यहाँ पर कैंडिडेट कौन खड़ा है उसको वोट दीजिए, उसके मुताबिक आगे जो प्रोसेस होनी है वो डेमोक्रेसी के मुताबिक हो जाएगी। और दूसरी बात, धर्म के नाम और जात पर वोट मत दीजिए। अगर ऐसा बंटवारा आपको दिखे, अगर कोई पार्टी इस पर ही ज्यादा एम्फेसाइज करती है तो उसको रोकिए। हमने आज हमारे यहाँ कुछ अपने भारत की डेमोक्रेसी उसके कुछ फैक्ट्स बताए। अगर आपको वो सही लगे हो, अगर आपको वो पसंद आते हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।